नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एचिलॉन एंड रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म को। इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन के जरिए इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज इन रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। तो हमें इस चीज को बताना है। इससे पहले स्टूडेंट हम एक टर्म को सीखेंगे दैट इज कॉल्ड लीडिंग एंट्री। लीडिंग एंट्री से क्या मुराद है? तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो रोज होंगी तो हर रो के अंदर पहला नॉन जीरो एलिमेंट जो होगा उसको लीडिंग एंट्री कहा जाएगा। लाइक इसी एमसीक्यू के अंदर अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूं तो हम देख सकते हैं कि इस रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट ये 2 है तो 2 इसकी लीडिंग एंट्री है। इसी तरह से इस रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट ये है तो ये इसकी लीडिंग एंट्री है। इस तरह से इस रो में ये हमारे पास लीडिंग एंट्री है। लीडिंग एंट्री के बाद नेक्स्ट टर्म जिसको हम डिस्कस करेंगे वो लीडिंग जीरोज होंगे। सो स्टूडेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो रोज हैं तो हर रो के अंदर लीडिंग एंट्री से पहले जीरोस जो होंगे उनको लीडिंग जीरोस कहा जाएगा। सो इन दो टर्म्स के बाद स्टूडेंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एचिलॉन फॉर्म को कि एचिलॉन फॉर्म क्या है। तो इसके लिए आपकी बुक में 3 कंडीशंस मौजूद हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज कि हमारे पास हर कमिंग रो के अंदर जो नेक्स्ट रो होगी सक्सेसिव रो होगी उसके अंदर जीरोस की तादाद को बढ़ना चाहिए। लाइक अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहां पर देखें तो पहले रो में कोई जीरो नहीं है। हम यहां पर जब जीरोस की बात कर रहे हैं तो उससे मुराद लीडिंग जीरोस हैं। तो क्योंकि लीडिंग एंट्री से पहले कोई जीरो नहीं है सो इन दिस रो देयर इज नो जीरो। आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट रो में एक जीरो हो गया मतलब जीरोस बढ़ रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें तो उससे नेक्स्ट रो में भी एक जीरो है सो अब जीरो नहीं बढ़ रहे। तो हमारे पास एचिलॉन फॉर्म के लिए जो पहली कंडीशन है कि जीरोस इंक्रीज होने चाहिए लीडिंग जीरोस, क्योंकि वो यहां पर फुलफिल नहीं हो रही तो अल्फा हमारे पास एचिलॉन फॉर्म में नहीं है। अब अगर ये एचिलॉन फॉर्म में नहीं है तो ये कभी भी रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में नहीं हो सकता। हम मूव करते हैं बीटा ऑप्शन की तरफ। बीटा ऑप्शन में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास पहली रो के अंदर लीडिंग जीरोस कितने हैं? सो देयर आर 2 लीडिंग जीरोस इन द फर्स्ट रो। सेकेंड रो के अंदर हम देख सकते हैं देयर आर 3 लीडिंग जीरोस और हमारे पास थर्ड रो के अंदर हम देख सकते हैं देयर आर 4 लीडिंग जीरोस। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जीरोस की तादाद बढ़ रही है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ एचिलॉन फॉर्म। द सेकंड कंडीशन इज कि हमारे पास जो जीरो रो हो वो क्या करे? वो सक्सीड करे हर नॉन जीरो रो को। मींस के जीरो रो जो है वो एंड पे आए और नॉन जीरो रो जो है वो उससे पहले आए। अगर हम ऑप्शन बीटा में ऑब्जर्व करें तो हमारे पास नॉन जीरो रोज पहले आ रही हैं और जो जीरो रो है वो एंड पे आ रही है। तो ये भी कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो रही है। फर्दरमोर स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड कंडीशन ये है कि लीडिंग एंट्री जो है वो 1 होनी चाहिए। अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास इस रो में लीडिंग एंट्री 1 है, इस रो में भी लीडिंग एंट्री 1 है, इस रो में लीडिंग एंट्री है ही नहीं। अगर हो तो 1 होती, यहां पर नहीं है तो दैट्स नॉट एन इशू। सो स्टूडेंट हमारे पास क्योंकि ये मैट्रिक्स एचिलॉन फॉर्म की तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो हमारे पास ये मैट्रिक्स एचिलॉन फॉर्म में मौजूद है। लेकिन क्योंकि मुझे ऑप्शंस में से कौन सा आंसर करना है जो रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में हो। सो स्टूडेंट्स रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि वो एचिलॉन फॉर्म में होना चाहिए एंड द सेकंड कंडीशन इज कि जहां पर लीडिंग एंट्री मौजूद होगी उस लीडिंग एंट्री के कॉलम में बाकी तमाम एंट्रीज 0 होनी चाहिए। लाइक अगर मैं यहां पर ऑब्जर्व करूं तो मेरे पास ये लीडिंग एंट्री मौजूद है तो इसके कॉलम में बाकी तमाम जीरोज मौजूद हैं। ये ठीक हो गया। यहां पर हम अगर आगे ऑब्जर्व करें तो ये लीडिंग एंट्री मौजूद है लेकिन क्योंकि इसके ऊपर और नीचे तमाम जीरोस मौजूद नहीं हैं तो मेरे पास ये एचिलॉन फॉर्म तो है लेकिन रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म नहीं। दैट इज व्हाई मैं बीटा को भी डिलीट कर दूंगा। इसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं चार्ली ऑप्शन को। अगर आप चार्ली में ऑब्जर्व करें तो इन द फर्स्ट रो वी हैव 1 0 बिफोर लीडिंग एंट्री तो हम 1 0 काउंट करेंगे। उसके बाद दूसरी रो में 2 जीरोस हैं और फिर हमारे पास थर्ड रो में 4 जीरोस हैं तो जीरोस की तादाद बढ़ रही है। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जो जीरो रो है वो सक्सीड कर रही है, वो सबसे आगे है और जो हमारे पास नॉन जीरो रोज हैं वो पहले आ रही हैं तो ये दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। इसके बाद हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास लीडिंग एंट्री 1 है, यहां पर भी लीडिंग एंट्री 1 है तो ये हमारे पास एचिलॉन फॉर्म है। फर्दरमोर रिड्यूस्ड के लिए हम ऑब्जर्व करेंगे यहां पर लीडिंग एंट्रीज
के अंदर मौजूद कॉलम को। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लीडिंग एंट्री मौजूद है, इसके ऊपर और नीचे तमाम जीरोस मौजूद हैं। ये लीडिंग एंट्री मौजूद है, इसके ऊपर और नीचे तमाम जीरोस मौजूद हैं। सो स्टूडेंट हमारे पास तमाम कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो हमारे पास चार्ली ऑप्शन है वो रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में है। स्टूडेंट्स, एचिलॉन एंड रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट, किसी भी मैट्रिक्स के रैंक से क्या मुराद है? तो सिंपली अगर मैं इसको डिफाइन करूं, सो इसका मतलब है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचिलॉन फॉर्म। अगर कोई भी मैट्रिक्स एचिलॉन फॉर्म में मौजूद है तो उसमें आप सिंपली क्या करें, नॉन जीरो रोज की तादाद को गिन लें, तो वही उसके रैंक को रिप्रेजेंट करेंगी। याद रखें कि आपकी बुक में डेफिनेशन में कहा गया है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म, लेकिन अगर आप उसको एचिलॉन फॉर्म में भी देख लें तो भी आपको रैंक मिल जाएगा। इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर हम एक एमसीक्यू को अटेम्प्ट करें, सो मैं यहां पर आपसे कहता हूं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स like we have 5, यहां पर बल्कि हम 1 कर लेते हैं, 1 3 9 4 0, यहां पर इसके बाद हमारे पास मौजूद है 1 0 5 0 0 0 0 is ऑप्शन अल्फा 3 बीटा 2 चार्ली 1 डेल्टा नन। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं कि इन दिस मैट्रिक्स वी हैव 3 रोज। फर्दरमोर स्टूडेंट अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास पहली रो के अंदर लीडिंग जीरोस की तादाद 0 है, उसके बाद नेक्स्ट रो में हमारे पास एक लीडिंग जीरो मौजूद है और उससे नेक्स्ट रो में हमारे पास 4 लीडिंग जीरोस मौजूद हैं। सो लीडिंग जीरोस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर लीडिंग एंट्री जो है वो 1 है और यहाँ पर जो 0 रो है वो एंड पर आ रही है, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स ऑलरेडी एचिलॉन फॉर्म में मौजूद है। सो सिंपली मुझे यहाँ पर ये देखना है कि नॉन जीरो रोज कितनी हैं। सो देयर इज 1 0 रो एंड देयर आर 2 नॉन जीरो रोज। सो इसका जो रैंक होगा वो 2 होगा। सो सिंपली मैं यहाँ पर बीटा को आंसर कर दूंगा। स्टूडेंट्स इसके बाद हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, दैट इज एक्सरसाइज 3.3, और उसमें जो हमारा टॉपिक होगा फर्स्ट ऑफ ऑल वो माइनर ऑफ एलिमेंट होगा। सो स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक इन एक्सरसाइज 3.3, दैट इज माइनर ऑफ एन एलिमेंट। स्टूडेंट इस टॉपिक को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे विद एन एमसीक्यू। सो मैं यहां पर एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, मैं कहता हूं फॉर द मैट्रिक्स like 3 1 9 -1 2 4 1 5 3, और मैं यहां पर पूछ रहा हूं वैल्यू किसकी, m 2 3 की, कि वो किसके इक्वल है। ऑप्शंस यहां पर मैं प्लेस कर रहा हूं, ऑप्शन अल्फा 16, बीटा 14, चार्ली -14, डेल्टा -16। सो स्टूडेंट किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जितनी भी एंट्रीज होती हैं उनमें हम माइनर को कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? सो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जब m लिखा गया सो इट रिप्रेजेंट्स माइनर, और यहां पर ये जो पोजीशन है 2 3 इट रिप्रेजेंट्स कि हमें माइनर निकालना है किस एलिमेंट का, जो कि सेकंड रो में हो और थर्ड कॉलम में हो। सो अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करूं तो दिस इज द सेकंड रो और ये मेरे पास थर्ड कॉलम है, तो एक्चुअली हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सो अगर मुझे यहां पर इसका माइनर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे जिस एलिमेंट जिस रो में है वो रो डिलीट करेंगे, जिस कॉलम में है वो कॉलम को डिलीट कर दिया जाएगा और जो बाकी बचेगा उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। सो वी हैव 3 1 1 5। तो जब मैं यहां पर 3 1 1 5 का डिटर्मिनेंट लूंगा, सो 5 3 15 -1 विल बी 14। सो यहां पर जो माइनर आएगा वो मेरे पास 14 होगा, बीटा इसका आंसर है। सो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर मौजूद तमाम एंट्रीज के हम माइनर्स को इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनर के बाद स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कोफैक्टर को। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट।
सो स्टूडेंट किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकाला जा सकता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। सो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूं फॉर द मैट्रिक्स, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A, the cofactor of an element Aij is, सो स्टूडेंट्स जो कोफैक्टर होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि उस मैट्रिक्स का नाम क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए लिखा जाएगा, और जब इसके सबस्क्रिप्ट में हम पोजीशन लिखेंगे उस एलिमेंट की, तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी हमारे पास कोफैक्टर की। अब स्टूडेंट्स कोफैक्टर को कैसे निकाला जाएगा, तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज -1 की पावर, इन दोनों का हम सम करेंगे दैट इज i प्लस जे, ये जो पोजीशन है, और फर्दरमोर क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसी एलिमेंट के माइनर के साथ। सो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, कोफैक्टर आ जाएगा। सो सिंपली हम यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोफैक्टर निकालने के लिए एक्चुअली हमें माइनर ही कैलकुलेट करना है, और उसको हमें ये ऑब्जर्व करना है कि -1 से मल्टीप्लाई करना है या नहीं, तो उससे हमारे पास कोफैक्टर आ जाएगा। सो माइनर और कोफैक्टर की अंडरस्टैंडिंग के बाद अब हम बहुत इजीली डिटर्मिनेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट of a matrix of order n, और वो जो n है वो 3 के इक्वल भी हो सकता है और 3 से ग्रेटर भी हो सकता है। सो अगर मुझे एक ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि a का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा। स्टूडेंट्स याद रखिए कि हमारे पास जब भी हमें डिटर्मिनेंट निकालना हो तो हमें चूज करनी होगी कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम। ये हमारी अपनी मर्जी होगी कि हम किसको चूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं चूज कर रहा हूं फर्स्ट रो को, तो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, लाइक A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके बाद A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसके बाद हमारे पास A13 फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम, प्लस ये सिलसिला चलता जाएगा फर्स्ट रो एंड nth कॉलम। तो ये हमने एलिमेंट लिख लिए फर्स्ट रो के। इन एलिमेंट्स के साथ हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इन्हीं के कोफैक्टर्स A11, यहां पर A12, यहां पर A13 और इसी तरह से A1n। और जब हम ये काम परफॉर्म कर लेंगे आफ्टर दैट हम इन तमाम का सम कर लेंगे। लाइक यहां पर हम प्लस के साइंस को प्लेस कर रहे हैं लाइक दैट। सो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है इट रिप्रेजेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। स्टूडेंट हमारे पास जैसे मैंने यहां पर पहली रो को यूज करते हुए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, आप सेकंड रो थर्ड रो किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को यूज करते हुए डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम डिटर्मिनेंट से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। लाइक मैं यहां पर एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, मैं कहता हूं इफ a इज इक्वल्स टू 1 2 5 3 4 6 9 8 10 then determinant of a या det of a equals what। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से भी पूछ सकता हूं या फिर मैं यहां पर यह भी कह सकता हूं लाइक A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23 इक्वल्स व्हाट। सो इन दोनों का मतलब एक ही होगा। लाइक हमारे पास अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैंने क्या किया, मैंने सेकंड रो के एलिमेंट्स को प्लेस किया हुआ है और साथ उन्हीं के कोफैक्टर्स को लिखा हुआ है। सो इसका मतलब A का डिटर्मिनेंट ही होगा जिसको हम det of A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर इसके ऑप्शंस को प्लेस करूं, सो -24 बीटा 24 चार्ली 19 डेल्टा 28। सो आप यहां पर कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करें और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो हम देख सकेंगे कि यहां पर जो इसका जवाब आएगा वो -24 होगा। स्टूडेंट्स इसके बाद हम मजीद कुछ डिटर्मिनेंट्स को सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी बुक में 3.3 एक्सरसाइज से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के नाम से एक टॉपिक दिया गया है जिसमें 8 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को मेंशन किया गया है।
आई सजेस्ट यू कि आप उन प्रॉपर्टीज को पढ़ें क्योंकि वो प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट हैं और एंट्रेंस टेस्ट में उन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो उन्हीं प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रॉपर्टीज राइट नाउ मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा और इसके अलावा मैं मजीद कुछ प्रॉपर्टीज भी आपसे डिस्कस कर रहा हूंगा। सो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहां पर मैं एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूं। मैं कहता हूं फॉर b is equals to -2 मैट्रिक्स, देन आपने मुझे यह बताना है कि b का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा। ऑप्शंस आर, ऑप्शन अल्फा ये 0 होगा, बीटा 1, चार्ली 2 एंड डेल्टा -2। तो स्टूडेंट्स सिंपली आप याद रखिएगा कि जब भी आप किसी ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 हो, जैसा कि इसमें एक रो और एक ही कॉलम मौजूद है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो अंदर मौजूद एलिमेंट ही होगा। सो जैसा कि इसके अंदर -2 मौजूद है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो -2 के ही इक्वल आ जाएगा। फर्दरमोर स्टूडेंट मैं यहां पर एक और क्वेश्चन प्लेस करने जा रहा हूं। मैं कहता हूं जी इफ A is a square matrix of order 3 and A determinant is equals to 3, then आपने मुझे बताना है कि 2A determinant किसके इक्वल होगा। ऑप्शन अल्फा इज इट 6, बीटा 24, चार्ली 16 एंड डेल्टा ये हमारे पास 36। सो स्टूडेंट्स इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देयर इज अ चांस कि आप सोच रहे हो कि इसका आंसर 6 है, लेकिन 6 इसका आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास बीटा है, दैट इज 24। ये किस तरह से, तो ये प्रॉपर्टी आपके पास बुक में ही प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में मेंशन है। द प्रॉपर्टी इज लाइक, इसको मैं यहां पर भी प्लेस कर रहा हूं, इफ A is a square matrix of order n, then KA डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा। तो स्टूडेंट ये जो कांस्टेंट K है जब ये बाहर आएगा तो ये एज इट इज नहीं आएगा, इसकी कुछ पावर होगी और इसकी पावर क्या होगी, जो कि मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। जैसा कि यहां पर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो K की पावर n होगी और साथ ही A डिटर्मिनेंट आ जाएगा। सो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहां पर जैसा कि हमसे पूछा जा रहा है 2A का डिटर्मिनेंट, सो यहां पर 2 बाहर आ जाएगा लेकिन 2 की कुछ पावर होगी जो कि A का ऑर्डर होगा। इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि A का ऑर्डर हमारे पास 3 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगी और साथ ही A का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। 2 का क्यूब हमारे पास 8 के इक्वल है। A डिटर्मिनेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो 3 के इक्वल है एंड 8 3s are 24। सो इस तरह से बीटा इसका आंसर हो जाएगा। फर्दर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर मैं पूछ रहा हूं आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ लाइक यहां पर 2 3 -1 0 4 5 0 0 5 एंड इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है। ऑप्शंस आर, ऑप्शन अल्फा 0, बीटा 20, चार्ली -20 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 40। सो स्टूडेंट अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, अगर आप इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करें तो ये मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास मेन डायगोनल है उसके नीचे मौजूद तमाम एंट्रीज 0 हैं। सो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सो बाय द प्रॉपर्टी नंबर 8 इन योर बुक हमारे पास जब भी कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर फॉर्म या लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में हो तो डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाएगा। सो सिंपली हम क्या करेंगे, उसके डायगोनल के एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहां पर डायगोनल में हमारे पास 2 4s are 8 एंड 8 5s are 40 होगा। सो इसका डिटर्मिनेंट हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा। फर्दरमोर स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे नेक्स्ट। हमारे पास हम मजीद कुछ क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं और उनमें से कोई एक क्वेश्चन मैं यहां पर इस तरह से प्लेस कर रहा हूं। द क्वेश्चन इज 1 3 5 4 8 12 6 8 10 and whole determinant equals what? So options are option alpha -12, beta 12, Charlie 0, delta 1.
सो स्टूडेंट्स यहां पर जब आप इसके डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो 0 आ जाएगा, लेकिन ये 0 हम डायरेक्ट भी जज कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी इज, अगर आप देखें, अगर हम फर्स्ट रो में देखें और इसकी एंट्रीज को देखें तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2। 1 में 2 ऐड करने से 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करने से 5 आएगा। सेकंड रो के अंदर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4। 4 में 4 ऐड करें 8, 8 में 4 ऐड करें 12। यहां पर 2 का डिफरेंस है, 6 में 2 ऐड करें 8, 8 में 2 ऐड करें 10 आएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो सेम है। मींस कि हमारे पास जब कॉमन डिफरेंस सेम हो तो हम कहते हैं कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, जो कि आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है। सो जब भी स्टूडेंट्स किसी भी मैट्रिक्स की रोज के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा हो तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है। सो यहां पर मैं डायरेक्टली इसका आंसर 0 कर दूंगा, बिकॉज हमारे पास फर्स्ट रो में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सेकंड रो में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और थर्ड रो में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। Although they are different arithmetic progression, but जो हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल आएगा। स्टूडेंट्स फर्दरमोर इससे से रिलेटेड एक और मैं क्वेश्चन आपके सामने पुट कर रहा हूं, लाइक द डिटर्मिनेंट ऑफ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 and it is equals to what? ऑप्शंस में दे रहा हूं, ये इक्वल है 1024 के। बीटा ऑप्शन ये इक्वल है -1024 के। डेल्टा चार्ली ऑप्शन यहां पर हम 0 प्लेस कर लेते हैं और डेल्टा में हम 1 को रख लेते हैं। सो स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो स्टूडेंट्स इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आएगा। अगेन देयर इज अ प्रॉपर्टी, आप जैसा कि अगेन चैप्टर नंबर 6 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स आ रही होती हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड 2 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट एंट्रीज हमें मिल रही हैं। 1 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 32 64 128 एंड 256। सो अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कंप्लीटली पूरे मैट्रिक्स में एक ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो चल रहा है तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी 0 के इक्वल होगा। सो इसी वजह से हम यहां पर डिटर्मिनेंट को 0 डिक्लेयर कर देंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद फर्दरमोर हम कुछ मजीद प्रॉपर्टीज की तरफ मूव कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मैट्रिसेस में जनरली ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन याद रखिएगा कि इन दोनों के डिटर्मिनेंट हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। और अगर हम मजीद एलाबोरेट करें तो ए बी का डिटर्मिनेंट या बी ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? वो ए डिटर्मिनेंट इनटू बी डिटर्मिनेंट दोनों के अलग अलग डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने यहां पर पुट कर रहा हूं, लाइक द क्वेश्चन इज, मैं कहता हूं इफ मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, इन दिस मैट्रिक्स वी हैव 5 4 3 2, देन आपने मुझे बताना है ए क्यूब का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन अल्फा -6, बीटा 6, चार्ली 8, डेल्टा -8। सो स्टूडेंट्स यूजुअली जब भी हमें अगर यहाँ पर हम यूजुअल प्रैक्टिस को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ए क्यूब फाइंड करने के लिए ए स्क्वायर फाइंड करना होगा, जो कि ए को ए से ही मल्टीप्लाई करके आएगा, और आफ्टर दैट ए क्यूब के लिए मुझे ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर वो जो ए क्यूब आएगा हम उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, हम इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। देयर इज अ प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स ए है और उसकी कोई पावर n, कोई नेचुरल नंबर n है और मुझे a पावर n का डिटर्मिनेंट लेना है, सो बाय द प्रॉपर्टी हम पहले उस a का डिटर्मिनेंट ले सकते हैं और बाद में वो जो पावर n है वो ली जा सकती है, दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए यहां पर डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर सकता हूं। लाइक यहां पे अगर मुझे कहा जा रहा है ए क्यूब का डिटर्मिनेंट, सो उसके लिए मैं क्या करूंगा? पहले मैं ए डिटर्मिनेंट निकालूंगा और फिर उसका क्यूब ले लूंगा। सो अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें, डिटर्मिनेंट निकालें, सो 5 2s are 10 -3 4s are 12, सो 10 - 12 will be -2 डिटर्मिनेंट आ जाएगा जिसकी पावर मुझे 3 लेनी है। सो क्लियरली -2 का क्यूब जो है वो -8 के इक्वल होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो डेल्टा होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम मजीद यहां पर एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं कि अगर मुझसे पूछा जाए कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालें, सो उसके लिए भी प्रॉपर्टी हमें ये कहती है
कि a का डिटर्मिनेंट निकालकर उसका रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास a इनवर्स का डिटर्मिनेंट आ जाता है। सो ये तमाम प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा वो प्रॉपर्टीज जो आपकी बुक में दी गई हैं उनको भी आपने रिकॉल करना है। चैप्टर 3 में स्टूडेंट्स हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे एंड इट्स नेम इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट दिस इज अबाउट एक्सरसाइज 3.5। सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या मुराद है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक इक्वेशन प्लेस कर रहा हूं दैट इज a1x प्लस b1y plus c1z is equals to some constant k1. So in this equation हमारे पास तीन वेरिएबल्स मौजूद हैं x, y and z। इन तीनों वेरिएबल की पावर को देखा जा सकता है कि वो 1 है, तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। फर्दरमोर स्टूडेंट ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसके अलावा अगर मैं एक और लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू k2 और इसी तरह से कोई एक तीसरी लीनियर इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू k3 ये प्लेस कर सकता हूं। सो जब स्टूडेंट्स हम एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली तो वो कहलाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट ये जो सिस्टम है इसको हम फर्दरमोर दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जो इसकी पहली कैटेगरी है वो कुछ इस तरह से हो सकती है कि हम कहें कि अगर हमारे पास इक्वल की दूसरी तरफ मौजूद ये जो कांस्टेंट्स हैं, अगर ये जो k1 है ये बराबर हो जाए k2 के और ये बराबर हो जाए k3 के और ये तीनों बराबर हो जाएं 0 के। सो अगर हमारे पास ये तीनों कांस्टेंट्स 0 के इक्वल आ जाएं तो वो जो सिस्टम होगा उसको कहा जाएगा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हम कहेंगे इट बिकम्स होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्दरमोर स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसकी दूसरी कैटेगरी है वो कुछ इस तरह से है कि अगर हम ये कहें कि इफ एटलीस्ट वन ऑफ k1, k2, k3। सो अगर हमारे पास ये जो k1, k2 और k3 तीन कांस्टेंट्स हैं इनमें से कम अज कम एक कांस्टेंट क्या आए नॉन जीरो हो जाए तो वो जो सिस्टम होगा उसको नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे। तो हम कहेंगे इट बिकम्स नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्दरमोर स्टूडेंट्स ये दोनों सिस्टम्स को जब हमने क्लासिफाई कर दिया इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन सिस्टम के सॉल्यूशंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो किस तरह के होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अगर हम होमोजेनियस की बात कर रहे हैं तो उस वक्त ये तमाम कांस्टेंट्स जो हैं वो जीरो होंगे। अब अगर मैं x की जगह 0 प्लेस कर दूं, y की जगह 0 प्लेस कर दूं और z की जगह भी 0 प्लेस कर दूं तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। तो x और y z की ये वैल्यूज प्लेस करने से क्योंकि ये सिस्टम सेटिस्फाई हो रहा है तो ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। इस चीज से कतई नजर कि हमारे पास ये जो कांस्टेंट्स हैं a1, a2, a3, b1, b2, b3 एंड c1, c2, c3 ये क्या हैं। तो ये सॉल्यूशंस क्योंकि हमें हमेशा ही मिल रहे होंगे तो इन सॉल्यूशंस को ट्रिवियल सॉल्यूशंस कहा जाता है। सो इट्स नेम इज ट्रिवियल सॉल्यूशंस। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें ट्रिवियल सॉल्यूशंस कब मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगा एक मैट्रिक्स की दैट नेम इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को यूजुअली हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर मुझे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना है तो उसके लिए मैं कैपिटल A सिंबल को यूज करूंगा और इसमें क्या आएगा, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जो कि कोएफिशिएंट्स पर बेस कर रहा होगा। लाइक हमारे पास अगर यहां पर देखें x का कोएफिशिएंट
A1 है, Y का कोफिशिएंट B1 है और Z का कोफिशिएंट C1 है। इसी तरह से यहाँ पर X का कोफिशिएंट A2, B2 and C2, these are the coefficients, और इसी तरह से A3, B3 and C3, these are the coefficients, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल A से, that is the coefficient matrix. So students, अगर हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो हमारे पास वो जो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस होगा उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, वो ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगे। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा तो ये उसी वक्त होगा जब ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो इस बात को आपको यहां से ये बात याद रखनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अब हम मूव करेंगे इसके दूसरे फेज के ऊपर। अगर हमारे पास x इक्वल्स टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल्स टू 0 के अलावा भी अगर कोई सॉल्यूशंस आते हैं तो उनको कहेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। सो द सेकंड केस ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस कब आएंगे, अगेन जब हमारे पास वो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो जो सॉल्यूशंस होंगे वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगे। जरूरी ये बात आपने याद रखनी है बेटे कि हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमें हमेशा सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। देयर इज अ चांस कि हमारे पास इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन हो वो यूनिक हो। देयर इज अ चांस कि इस सिस्टम के जो सॉल्यूशन हो वो यूनिक ना हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हों। और तीसरा केस ये बन सकता है कि इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। अब हम ये देखेंगे कि जब किसी भी सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो सिस्टम कैसे बिहेव करेगा। तो स्टूडेंट्स अगर किसी सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक होगा तो याद रखिएगा कि उस सिस्टम में कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। अगर हमारे पास नॉन होमोजेनियस सिस्टम में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं सो लाजमी तौर पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आएगा। और फर्दरमोर अगर हमारे पास उस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आएगा। स्टूडेंट्स नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट। हम देख सकते हैं कि इन दिस केस हमें सॉल्यूशन नहीं मिला तो ये हमारे पास इस केस में जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, उसको इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहा जाएगा। और आप देख सकते हैं कि बाकी केसेस के अंदर हमें सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, वो एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि इन दिस केस हमारे पास जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। सो फॉर दीज टू हम कह सकते हैं द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। फर्दरमोर स्टूडेंट यहाँ पर हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी। इसके बाद अब हम एक और मैट्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से क्या मुराद है और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कैपिटल A प्लेस करेंगे और इसके सबस्क्रिप्ट में हम स्मॉल b को लिखेंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है, तो अगेन देयर आर पेयर ऑफ ब्रैकेट्स एंड फर्दरमोर मैं पहले क्या कर रहा हूं, मैं इन कोफिशिएंट्स को प्लेस कर रहा हूं, दैट इज A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। आफ्टर दैट यहां पर हम एक लाइन प्लेस करेंगे और हमारे पास नॉन होमोजेनियस सिस्टम में क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पे कांस्टेंट्स आ रहे होंगे K1 K2 K3 जो कि नॉन जीरो होंगे। सो यहां पर वही K1 को K2 को एंड K3 को प्लेस किया जाएगा। सो अब मेरे पास ये जो मैट्रिक्स बन रहा है ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स फर्दरमोर हमने यहाँ पर जो यूनिक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशन को डिस्कस किया, हम इसको एक और पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर मेरे पास सिस्टम में मौजूद मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स A का रैंक
बराबर हो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के, और ये जो दोनों रैंक्स हैं ये बराबर हो किसके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहां पर कितने वेरिएबल्स मौजूद हैं, x, y एंड z। सो 3 वेरिएबल्स हैं। अगर मेरे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A का रैंक भी 3 आ जाए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 3 आ जाए, इन शॉर्ट ये तीनों चीजें आपस में इक्वल आ जाएं, तो याद रखिएगा उस वक्त जो सिस्टम का सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो यूनिक होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम दूसरे केस की तरफ डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास A का रैंक बराबर आ जाए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के, लेकिन ये जो दोनों रैंक हैं आपस में तो बराबर हों, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो लेस हो किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से। सो याद रखिएगा कि इन दैट सिचुएशन हमारे पास जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। और जब हमारे पास स्टूडेंट्स नो सॉल्यूशन होगा, सो उस चीज को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, याद रखिएगा इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक बराबर ही नहीं आएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के। सो जब ये दोनों रैंक आपस में बराबर ना हो तो हम कहेंगे कि वो जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस है उसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 के हवाले से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं, कहा जा रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। आपके सामने ये एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मौजूद है जिसका आपसे सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। अगर आप इसको यूजुअल मेथड से करें, जिसमें जो आपने एफएससी में सीखे थे, तो इट टेक्स सो मच टाइम। तो यहाँ पर जिस टेक्निक को हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड बैक सॉल्व टेक्निक। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो भी इसके सॉल्यूशन होंगे मींस x, y एंड z की वैल्यूज होंगी, ऑब्वियसली वो इन तीनों इक्वेशंस को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। और वो जो x और y, z की वैल्यूज हैं वो ऑप्शंस में मौजूद हैं, तो बारी बारी हर ऑप्शन को इन इक्वेशंस में पुट करें और देखेंगे वो कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पुट करने से ये इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, वही राइट आंसर होगा। लाइक हम स्टार्ट करेंगे अगर अल्फा ऑप्शन से, तो x की जगह -1, y की जगह 2 और z की जगह 3 को पुट करते हैं। तो यहाँ पे जब मैं -1 पुट करूंगा x की जगह तो ये -2 होगा, y की जगह मुझे 2 पुट करना है तो ये 10 होगा, और ये z की जगह 3 पुट करना है तो 10 - 3 will be 7 माइनस ये 2 होगा, तो 7 - 2 करने से 5 आएगा। हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर भी 5 मौजूद है, तो हमारे पास पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसके बाद दूसरी इक्वेशन को चेक करते हैं। x की जगह -1 प्लेस करें, ये -3 हो जाएगा, y की जगह 2 प्लेस करें, ये 8 हो जाएगा, -3 + 8 will be +5। फर्दरमोर स्टूडेंट्स यहाँ पर z की जगह हमें प्लेस करना है 3 को, 2 3 = 6, सो 6 + 5 will be 11। आप देख सकते हैं दूसरी साइड पर भी 11 मौजूद है, सो इसका मतलब है दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है विद अल्फा ऑप्शन। इसी तरह से मैं थर्ड इक्वेशन को भी चेक करूंगा। सो x की जगह -1 प्लेस करेंगे, -1, y की जगह हम 2 प्लेस करेंगे, 2 2 = 4, 4 - 1 will be 3। फर्दरमोर स्टूडेंट्स हम z की जगह 3 प्लेस करेंगे तो -2 3 = -6, सो 3 और -6 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर भी -3 मौजूद है, तो ये तीनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। कब? जब हमने अल्फा ऑप्शन को पुट किया तो अल्फा ही मेरा राइट आंसर होगा। इसके बाद मूव करते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इन दिस क्वेश्चन कहा जा रहा है द रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म ऑफ लीनियर सिस्टम इज गिवन बाय, हमें वो दी गई है, ये लीनियर सिस्टम है और हम देख सकते हैं उसका हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिया गया है और बता दिया गया है कि ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में है। स्टूडेंट्स मुझसे क्या पूछा जा रहा है, मुझसे ये पूछा जा रहा है कि वो जो लीनियर सिस्टम है उसके सॉल्यूशंस किस तरह के हैं। क्या उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, एक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशंस हैं, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं। सो अभी हम अगर कुछ देर पहले जिस फ्लो चार्ट को हमने डिस्कस किया, अगर हम उसमें से इंफॉर्मेशन को देखें, सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं इस को छुपाकर, ये मेरे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, मैं इसके रैंक को ऑब्जर्व कर सकता हूं। इसमें नॉन जीरो रोज की तादाद 2 है, 1 एंड 2, तो इसका रैंक 2 है। लेकिन अगर मैं इस पूरे मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करूं तो ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है और ये भी मेरे पास नॉन जीरो रो है, तो मेरे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 3 होगा। सो हम देख सकते हैं कि मेरे पास A का रैंक जो कि 2 आया और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक जो कि 3 आया वो बराबर नहीं है। तो जब
ए रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल ना आए तो वो जो सिस्टम का सॉल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो यहां पर हम जो आंसर करेंगे वो अल्फा होगा, दैट इज नो सॉल्यूशन। इसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां पर एक सिस्टम दिया गया है, दिस इज अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम बिकॉज दीज आर नॉन जीरो कांस्टेंट्स। क्या कहा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी, हमें टी की वैल्यू बतानी है, द सिस्टम डज नॉट पोजेसेस a unique solution, मीन्स कि सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो यूनिक नहीं है। तो फिर बाकी दो केसेस जो बचते हैं वो क्या क्या हैं कि वो जो सिस्टम का सोल्यूशन है वो नो होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, या फिर इस सिस्टम के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। सो इन दोनों ही सूरतों में हमने पढ़ा कि जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो या नो सॉल्यूशन हो तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो मैं इसी इंफॉर्मेशन को यहां पर यूज करूंगा। मेरे पास ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा 1 4 t आएगा, 2 1 minus 2 2 1 minus 2, furthermore 3 2 minus 2 3 2 minus 2, इसका डिटरमिनेंट हम इसको जीरो के इक्वल रख लेंगे। यहां से इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करते हैं, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं रो 1 से, तो 1 आएगा, यहां पर -2 plus 4 will be 2, आफ्टर दैट -4 आ जाएगा, -4 plus 6 will be 2, और इसी तरह से इसके बाद हमारे पास प्लस टी आ जाएगा, 4 minus 3 will be 1, और ये जीरो के इक्वल होगा। ये 4 2 8 होगा, 2 minus 8 will be -6 plus t equals 0। यहां से t की वैल्यू हमारे पास 6 के इक्वल आ जाएगी। यही मुझे कैलकुलेट करनी थी। ऑप्शंस में 6 अल्फा ऑप्शन में मौजूद है, अल्फा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है।